देखिए आपकी एरियाज एकदम सिंपल से हैं, उसमें आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है कि झारखंड पीसीएस के इंटरव्यू में, जेपीएससी के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। आपके सिंपल से चीज़ें हैं। सुदामा जी, इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, कहाँ से नोट कराने दीजिए। हम्म, ठीक। व्हाइट दीजिए ना, ब्लैक ब्लैक। हाँ ठीक। अरे ये जरिए है ना। देखिए झारखंड पीसीएस जेपीएससी के इंटरव्यू में एकदम क्लियर है कि जो पीटी के सिलेबस है, जो मेंस के सिलेबस है, और उसके साथ साथ आप करंट अफेयर को जोड़ लीजिए, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन वो पूछेगा। जिस मेंस के सिलेबस आप पढ़ करके गए हुए हैं, उसी के इर्द गिर्द उसका क्वेश्चन का दायरा होगा। परंतु उस मेंस के सिलेबस में दो चीजें आप जोड़ लीजिए, तीन चीजें जोड़ लीजिए। पहला, झारखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर। उसके साथ एक और चीज आपकी जुड़ जाएगी कि आपकी हॉबी क्या है, और उससे कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। क्रिकेट देखना हॉबी है, और विश्व क्रिकेट के विषय में आप नहीं जानते हैं, कब शुरुआत हुआ, क्या हुआ, कौन से बॉल फेंके जाते हैं, कौन बैट्समैन किस तरीके से है, आज जाकर के सोचते रहिए। तो आज हम लोग हिस्ट्री पर क्लास करेंगे। हिस्ट्री के क्लास में आप पीटी पढ़े हैं। पीटी में एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों है। यहाँ से 5 क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन और यहाँ से 5 क्वेश्चन। जब मेंस के सिलेबस में आप गए हुए हैं, तो मेंस के सिलेबस में भी एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, जो कि एंशियंट का पहला टॉपिक है इंडस सिविलाइजेशन, और यहीं से क्वेश्चन है। संजोग देखिए कि 12वीं बीपीएससी में भी इंडस सिविलाइजेशन से ही एक ही क्वेश्चन था, जो कि इंडस सिविलाइजेशन की विशेषताओं का उल्लेख करे, और 13वीं जेपीएससी में भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिया। यानी इंडस सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक कल्चर, 6th सेंचुरी बीसी, मौर्योत्तर काल, गुप्ता, वर्धन वंश, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इंडस सिविलाइजेशन को ही फोकस कर गया। जो व्यक्ति इंडस सिविलाइजेशन को छोड़ा होगा, वह क्वेश्चन को नहीं लिखा हो कहीं दूसरे जगह, और जो यह सिलेक्ट किया होगा कि एंशिएंट मेडाइवल से ही करेंगे, तो उसका क्वेश्चन खराब हो गया होगा। क्योंकि हर हाल में आप सिलेबस को एनालिसिस करके गए होंगे, तो वहां क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, यानी टॉपिक को रिपीट कर दिया। परंतु इंटरव्यू का क्वेश्चन अलग है, यह पर्सनालिटी टेस्ट है। उसी क्वेश्चन को 4 पेज में लिखना और उसी क्वेश्चन को 1 लाइन में बोलना, दोनों में अंतर होता है। इतिहास किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है जो ग्रुप में डाले हुए हैं। तो आप एक ब्यूरोक्रेटिक आंसर उसको देने की कोशिश नहीं करते हैं, तो जवाब गलत हो जाएगा। यानी प्राचीन काल की घटना या पूर्व की घटना, जिसकी वर्तमान प्रासंगिकता बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित हो, या उसका बेहतर तरीके से समीक्षा किया जाता हो, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहते हैं, तो घटनाओं का, पूर्व की घटनाओं का या घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से जिस बुक में, जिस पुस्तक में, जिस ग्रंथ में उल्लेख किया जाता है, वही घटना क्या है, वही ग्रंथ क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो आपका जवाब बड़ी सॉलिड होना चाहिए। इतिहास क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। विश्व का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ हेरोडोटस द्वारा लिखी गई हिस्टोरिका है,
तो भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल ग्रंथ 12वीं सदी में कल्हण द्वारा लिखी गई रातरंगिणी ग्रंथ है, जिससे कश्मीर के इतिहास के विषय में पता चलता है। अब प्रश्न उठना है कि इतिहास क्यों पढ़ा जाए। दूसरा प्रश्न यही आ जाता है, इतिहास क्यों पढ़ा जाए, उसे पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, इतिहास के पढ़ने से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सहायता मिल सकती है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि जिस तरीके से वर्तमान का लिखना हो तो लिखते चलना, जिस तरीके से वर्तमान का इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है और इतिहास को पढ़ने से प्रशासन में क्या लाभ हो सकता है, यह क्वेश्चन पूछा। तो जिस तरीके से वर्तमान में पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस और कल्चरल व्यवस्था स्थापित है, जिस तरीके से वर्तमान में पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस और कल्चरल व्यवस्था स्थापित है, वह सारी व्यवस्था ऐतिहासिक काल में भी स्थापित थी। उसे आधार बनाकर वर्तमान में एक वर्तमान में एक सार्थक उपयोग प्रशासन के क्षेत्र में कर सकते हैं। अब ये समझ लो, आज की व्यवस्था भी तो इसी पर है। हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर संविधान सम्मत सत्ता के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें संसदों का चुनाव होता है, वो जाकर के नियम कानून बनाते हैं। तो पूर्व काल में भी तो ये सारी घटनाएं थी। अर्थशास्त्र में सप्तांग का सिद्धांत है, राजा उसके केंद्र में है, उसके संचालित करने के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल है, विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न इकाई में विभाजन किया गया है। मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में डिवाइड किया गया था, आज 28 प्रांत और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो जिस तरीके से वो डिवीजन था, आज उसकी अलग डिवीजन नहीं है। लेकिन आज की भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा होने, पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्रिएट करना पड़ रहा। तो सर यदि हम उसको पढ़ते हैं तो उसका बड़ा ही वर्तमान तरीके से किस तरीके से उपयोगिता हो सकती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। आज जिस युग में एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर रहा है, वह युग तरक्की किया है। जिस युग में एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं रहा है, वह युग तरक्की नहीं किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बाजार व्यवस्था किया, उसके लिए एक विभाग बनाया, उसके एक अधिकारी की नियुक्ति की, सारा चीज को डिवीजन कर दिया, परंतु और साथ ही साथ उस व्यवस्था से गुप्तचर व्यवस्था को जोड़ दिया। और वह गुप्तचर क्या होते थे, डायरेक्ट सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। जिस तरीके से आज सीबीआई, ईडी डायरेक्ट किसको, पीएमओ को रिपोर्ट करता है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट करता है। जिससे क्या होता है, एक सशक्त एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करना सरल हो जाता है। तो आप तुलना से समझा सकते हैं। तुलना से समझाने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक नेचर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं तो ब्यूरोक्रेटिक नेचर होना चाहिए। आज देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्येक चीजों का दाम फिक्स किया था, और एमएसपी के निर्धारण के लिए आज बार बार दबाव आ रहा है कि कानूनी गारंटी दी जाए। इससे क्या हो जाएगा, कम से कम उतने पर तो सामान बिकेंगे, किसानों का सामान उतने पर बिक जाएंगे, तो उनको लाभ सुनिश्चित हो जाएगा। और जब लाभ सुनिश्चित हो जाएगा तो वो और काम बेहतर कर सकते हैं। जब उनको पता है कि हम 30 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं और 25 रुपया हमें मिल सकता है, तो वो आकलन कर लेंगे कि
अप्रैल मई में हमें इतना पैसे आ जाएंगे। यदि किसी प्रकार का नेचुरल घटना नहीं हुई तो आप उन तथ्यों को कितने बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। इतिहास क्यों पढ़ा जाए? इतिहास पढ़ने से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लाभ मिल सकता है? अब इतिहास जानने के स्रोत हैं कौन कौन से? इतिहास जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? आपका जवाब क्या होना चाहिए? इतिहास जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के सभी स्रोत महत्वपूर्ण है सर। ऐसे जवाब होना चाहिए, इतिहास जानने के सभी स्रोत महत्वपूर्ण है, परंतु उसमें पुरातात्विक स्रोत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ साहित्यिक स्रोत से भी सहायता मिलती है। तब वो क्वेश्चन कर सकता है कि पुरातात्विक स्रोत किस तरीके से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि सर उसकी आयु के विषय में हम साइंटिफिक टूल्स का उपयोग करके उसकी आयु को ज्ञात कर लेते हैं। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किसी फोसिल की आयु ज्ञात कर लेते हैं। पोलन ग्रेन विधि के द्वारा हम वनस्पति की आयु ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। यूरेनियम प्लूटोनियम विधि के द्वारा किसी पत्थर की आयु ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है, परंतु साहित्यिक स्रोत में गुंजाइश की संभावनाएं बढ़ती है। तो तुरंत पूछे ये कैसे, थोड़ा बता दीजिए। तो आप बताइए कि सर फर्स्ट एडिशन के बुक, सेकेंड एडिशन के बुक, 10वां 12वां 20वां एडिशन के बुक, नई एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, दोनों की अप्रोच में तो अंतर है ना? अंतर है, अंतर है। तो आप एग्जाम्पल के द्वारा बताना पड़ेगा कि सर ओल्ड एनसीईआरटी के अप्रोच और न्यू एनसीईआरटी के अप्रोच में अंतर है। सत्ता परिवर्तन होता है, उस अनुकूल अपने विचारधाराओं को एनसीईआरटी में इन कर दिया जाता है, जिससे पुराने अप्रोच समाप्त हो जाते हैं, तो नए अप्रोच लोगों को ग्रहण कर ले। तो नए अप्रोच क्या ज्यादा सार्थक नहीं है? तो जी बिल्कुल सार्थक है। अभिलेख की सर्वप्रथा, सबसे पहले लिखने की परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन है, सबसे पहले कब लिखा गया था, कहां से साक्ष्य मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? यही यही कहा जाता है कि जब चीजें पढ़ते हैं, सबसे पहले लिखने का साक्ष्य मेसोपोटामिया के सभ्यता से मिलता है, भारत में इंडस सिविलाइजेशन से मिलता है। लेकिन मेसोपोटामिया के सभ्यता में जो लिखा गया वो किलाक्षर लिपि में है, जिसे पढ़ लिया गया है, परंतु मेसोपोटामिया के सभ्यता में जो लिखा हुआ साक्ष्य मिला है उसे नहीं पढ़ा जा सका है। इसके बाद भारत में सबसे पुराने लिखने के साक्ष्य जो आज वर्तमान तक स्थापित है वह 6th century BC में है, जिस समय सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया गया और विभिन्न वैदिक ग्रंथों का संकलन किया गया। वही ना पहला, चीजों को कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं, जवाब आप कैसे सॉलिड दे सकते हैं, क्योंकि जब तक लिपि नहीं होगा किसी बात को आप लिख ही नहीं सकते हैं। हम बोल रहे हैं, आप कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि आपके पास एक देवनागरी लिपि है, लैटिन लिपि है, तब ना आप लिख पा रहे हैं। हम बोलते चले जाए, आपके पास कोई लिपि नहीं होगी तो लिख ही नहीं पाएंगे। 6th century BC में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ, जिसके कारण हेरोडोटस ने भी हिस्टोरिका ग्रंथ लिखी जो कि लैटिन लिपि में है। तो लेख की परंपरा की शुरुआत, लिखने की परंपरा की शुरुआत, आज की जब लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई जिसका वर्तमान सार्थकता है तो वह 6th century BC है। मेसोपोटामिया इंडस सिविलाइजेशन में लिखा तो गया, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में पढ़ा जा सका, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन में लिखे गए चीज जो भाव चित्रात्मक लिपि में है उसे पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना कितना सार्थक होगा? हड़प्पा का 2 नाम बता दीजिए। हाँ और? हाँ और? तो इंग्लिश बोल दिए, हिंदी को इंग्लिश बोल दिए, वो नहीं ना होगा, ये तो गलत हो जाएगा।
कहने का मतलब कि हड़प्पा इज द फर्स्ट साइट, यानी फर्स्ट डिस्कवर साइट। हड़प्पा एक ऐसा जगह है जहाँ से पहली बार खुदाई हुआ था, इसी वजह से उसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। लेकिन इस सभ्यता इस सब ए, ए, एक इ, हाँ, इस सभ्यता के खुदाई के धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ते गए, इसी कारण इसका द्वितीय नाम रखा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज जब इसकी विशेषताओं का आकलन किया गया तब उसका नाम पड़ा भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता। आज जब इस यहाँ देखा गया कि यहाँ पर सर्वप्रथम कांसा नामक मिश्र धातु बनाई गई थी, इसी कारण इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप 4 नाम गिना सकते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता और कांस्यकालीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? हम भी आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? वो तो इस तरह के पूछेगा। आपदा, आपदा तो बहुत प्रकार के हो सकती है। अब ये इंटरव्यू का जवाब नहीं हुआ। इंडस सिविलाइजेशन का पतन पतन का सबसे मुख्य कारण प्राकृतिक संसाधनों का विनाश था। जब नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्लाइमेट में चेंजिंग होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो क्लाइमेट में चेंजिंग आता है, आप भी जानते हैं। और जब क्लाइमेट में चेंजिंग आता है तो कहीं अनावृष्टि होता है, कहीं अतिवृष्टि होती है। सर, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करना, क्योंकि जब भी नगरीय सभ्यता होगी तो वह उपभोक्तावादी होता है, और उपभोक्तावादी संस्कृति अपने जीवन को उल्लासमय बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करते हैं। आज जब ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का विनाश होगा तो क्लाइमेट में चेंजिंग आता है, जो वर्तमान में भी दिखाई देता है। आज जब क्लाइमेट में चेंजिंग आएगा तो मानसून सही समय पर आ जाएगा, मानसून देर से आएगा, या मानसून आएगा तो एक्सेस बारिश होगी, और मानसून देर से आएगा तो अनावृष्टि भी हो सकती है। तो आप जब वहां बोलते हैं ना तो उन चीजों को आप कनेक्ट करके समझा सकते हैं ना। वो सबके कंसेप्ट, वो ऑटोमेटिक एल-नीनो वाला कंसेप्ट अतिवृष्टि में चला जाएगा, क्लाइमेट चेंजिंग में चला जाएगा, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तब यदि क्रॉस क्वेश्चन पूछा क्या बाढ़ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पतन के कारण नहीं हो सकते? क्या? अभी चलने आगे बढ़े तब ना, आगे बढ़ते हैं, वहाँ आते हैं तो आप सब समझाइएगा हमको, ठीक है ना। कहने का इंडस सिविलाइजेशन के पतन में बाढ़ की भूमिका नहीं हो सकती महोदय, एकदम बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई? इंडस सिविलाइजेशन नगरीय सभ्यता थी। नगरीकरण की मुख्य विशेषताएं ट्रेड होता है, व्यापार होता है। आज जब बाढ़ के कारण सड़क नष्ट हो जाएंगे तो व्यापार क्या होगा? बाधित हो जाएगा। बाधित जब हो जाएगा तो व्यापार होगा ही नहीं, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड हो जाएगी। आप कैसे उसके क्रॉस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं या उस पर डिपेंड करता है। हम तो ये का बता रहे हैं, हम तो सभी का बता ही रहे हैं, लेकिन उसके सभी का निचोड़ हम बता रहे हैं ना। बिल्कुल वो बचने से तो और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करोगे ना। ये तो किसी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो गया, किसी ने कहा कि जलवायु का परिवर्तन होगा, किसी ने कहा कि अनावृष्टि हो गई, किसी ने कहा अतिवृष्टि हो, किसी ने कहा भूकंप हो गया। तो प्राकृतिक संसाधनों के कारण जलवायु परिवर्तन और अनावृष्टि अतिवृष्टि सब आ रहा है कि नहीं इसमें? तो जिस इतिहासकार ने जिस रूप को देखा उस रूप को व्यक्त कर दिया। लेकिन यू आर ए ब्यूरोक्रेट्स ना, आपने उस टॉपिक को पढ़ा है ना, तो पढ़ा है तो बेहतर जवाब देंगे ना। इंडस सिविलाइजेशन के पतन में आर्यों की कितनी भूमिका थी? इंडस सिविलाइजेशन के पतन में प्रत्यक्षता आर्यों की कोई भूमिका नहीं थी, परंतु उस सभ्यता के लोगों को
वैदिक संस्कृति में कन्वर्ट करने में आर्यों की प्रमुख भूमिका थी। क्योंकि 1750 बीसी में जब इंडस सिविलाइजेशन पतनमुखी हो गया तो जो लोग थे वह फिर से उन्हीं क्षेत्रों में अपना उत्थान कर रहे थे, और 1500 बीसी में आर्य आए और वहीं बसे, तो दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ जिसका उल्लेख ऋग्वैदिक ग्रंथ में है। और वहीं से जब आर्य विजयी हो गए तो उन लोगों को इंडस सिविलाइजेशन को लोगों को कन्वर्ट कहाँ कर दिए, वैदिक संस्कृति में कन्वर्ट कर ली। क्या? तो नगरीय सभ्यता जब पतनमुखी होगी तो ग्रामीण सभ्यता में ही तो कन्वर्ट होगी ना। नगरीय सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन के 3 फेजेज हैं, एक उत्थान काल, एक चरमोत्कर्ष काल, एक डिक्लाइन फेज। तो डिक्लाइन, नगरीय सभ्यता का जब डिक्लाइन होगा तो वह तो ग्रामीण संस्कृति में ही कन्वर्ट होती है ना। तो डिक्लाइन फेज के अंतिम दौर में वह नगरीय सभ्यता तो थी ही नहीं, वो तो ग्रामीण संस्कृति में कन्वर्ट हो गई थी। और इंडस सिविलाइजेशन के लोग जब आए वहां पर तो ग्रामीण कल्चर था, नगरीय कल्चर था कहाँ। उनके उस फेज की बात की जा रही जो सब टॉप मोस्ट फेज था, वह नगरीकरण का टॉप मोस्ट फेज था। लेकिन डिक्लाइन होने के बाद तो टॉप मोस्ट फेज रहा ही नहीं। आप फेज के अनुकूल बात करेंगे ना। आप बच्चे हैं तब की बात, और आप एडल्ट है तब की बात, और आज बूढ़े हैं तब की बात। तीनों के 3 फेज होंगे ना, तीनों के 3 विशेषताएं होगी ना। जवानी में तो दौड़ करके कितना भी किलोमीटर चले जाइएगा, लेकिन बुढ़ापा में तो नहीं दौड़ सकते ना। तो ये एग्जाम्पल दीजिएगा कि तुम्हारे उम्र में तो मैं इतना दौड़ता था, तुम्हारे उम्र में अभी नहीं। आने वाले जनरेशन को यही कहिएगा ना। तो दोनों में अंतर होता है। तो जब वो ग्रामीण कल्चर में कन्वर्ट हो चुके थे तब जाकर के वहां पर उनका संघर्ष हुआ था। वो टॉप मोस्ट फेज में तो वो आरे आए ही नहीं थे। वो तो 1500 बीसी में आते हैं, 1750 बीसी में डिक्लाइन होकर के नीचे रहते हैं। तो दोनों के भी 250 वर्ष का अंतर है ना। तो 250 वर्ष का जीवन काल उनका संघर्ष में ग्रामीण कल्चर के रूप में था। हाँ, सिंधु सभ्यता ने हमें क्या दिया, क्वेश्चन यही था ना आपका, क्या दिया। अब ये बोलने का तरीका नहीं। सिंधु सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता नगरीकरण है। उसके बाद से नगरीकरण के विभिन्न फेजों से गुजरते हुए आज हम 21वीं सदी के भारत के नगरीकरण में स्थापित हैं, और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के रूप में आ रहे हैं। सिंधु सभ्यता ने हमें कांसे के मिश्र धातु बनाने की प्रक्रियाएं दी, जैसे, और उस आधार को ग्रहण करके हम इस्पात, विभिन्न प्रकार के आभूषण और विभिन्न तत्वों को मिला करके नए नए तत्वों की मिश्र धातु बना रहे हैं। इंडस सिविलाइजेशन ने मातृ प्रधान सभ्यता दी, और आज हमारे संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा, हाँ, आज हमारे संविधान के द्वारा मेल और फीमेल को बराबर का अधिकार दिया गया, और विशेषाधिकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के द्वारा उन्हें और सशक्त करने की कोशिश की जा रही है। इंडस सिविलाइजेशन ने विदेशों के साथ व्यापार करने की हमें प्रेरणा दी, और आज हम एलपीजी के अंतर्गत हैं। दो ना जवाब कितना दे देते हो, इसी में तुम 10 मिनट खींच लोगे। उसकी विशेषताओं की वर्तमान प्रासंगिकता आपको बताना पड़ेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप सिंपल वे में नहीं कर सकते। सॉरी बोल दीजिए, सॉरी सर। लेकिन कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन में कैसे बोल सकते हैं। हमने पूछा कि इंडस सिविलाइजेशन के 4 नाम, 2 नाम बता करके तीसरा तो सॉरी सर। हमने पूछा कि आर्यों के सिंधु सभ्यता के पतन में आर्यों की कितनी भूमिका थी, सॉरी सर। उपाय है, और उलझने की अपेक्षा, गलत बोलने की अपेक्षा तो सॉरी बोलना ज्यादा सार्थक है ना। तो लेख की सबसे पहले लिखने की परंपरा की शुरुआत कब हुई थी, तो सॉरी सर। सबसे पहले, ठीक है ना। भारत में कब शुरू हुई था, सॉरी सर। बोलिए। लेकिन उसे घबरा करके अपने कॉन्फिडेंस को खोने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहां तो जवाब देना पड़ेगा ना। ऋग्वैदिक समाज उत्तर वैदिक काल तक आते आते किस रूप में परिवर्तित हो गया। हाँ, ऋग्वैदिक समाज उत्तर वैदिक तक आते आते किस रूप में परिवर्तित हो गया।
ऋग्वैदिक समाज कबायली संगठन पर आधारित होते हुए धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। जो कर्म आधारित था, जो कर्म आधारित था, जो जैसा काम करेगा वही उसका वर्ण सिस्टम होगा। यानी वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन वहां संभव था, परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते थे वर्ण सिस्टम जटिलता को प्राप्त कर लिया, जन्म आधारित हो गया, जाति की संकल्पनाएं आधारित हो गई और गोत्र सगोत्र की उत्पत्ति हो गई। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उपनयन संस्कार होते थे, शिक्षा दिया जाता था, राजनीति में भाग लेती थी, धन संबंधी अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की दशा खराब होने लगी, उपनयन संस्कार नहीं होते थे, उन्हें शिक्षा नहीं दिया जाता था और धीरे धीरे वह सभा समिति से भी अलग होने लगी। तो आपका जवाब का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो आपका जवाब किस तरीके से सिचुएशन को करता है। वहां भी अस्थाई था, जन अस्थाई ही था, विष अस्थाई ही था, ग्राम अस्थाई ही था। कहां पर ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ही राजा की उत्पत्ति होती है, परंतु उस राजा की उत्पत्ति सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रही है, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रही है। उनके पास आर्थिक संसाधन कम थे, कारण कि टैक्सेस का सिस्टम नहीं था। बलि नामक कर था, लेकिन स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा के पास क्या हो गया, बड़े बड़े क्षेत्र हो गए, टैक्सेस सिस्टम 1/16 लिया जाने लगा। तो राजा की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण वो स्टेबल आर्मी का गठन कर लिया। स्टेबल आर्मी का तो राजतंत्र की उत्पत्ति, राजत्व की अवधारणा की उत्पत्ति सब ऋग्वैदिक काल में होती है, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते यह अवधारणा वंशानुगत में परिवर्तन हो गया। धृतराष्ट्र के पुत्र ही, पांडु के पुत्र ही राजा बनेगा, वहां यहाँ चुनाव की संभावनाएं समाप्त हो गई, वहां चुनाव की संभावनाएं थी। तो आपको क्या बोलना चाहिए, यह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। 6th सेंचुरी बीसी में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। ट्यूटोरियल से महाजनपद बन गए थे, क्या बन गया था, कुछ तो नहीं में। जनपद, जनपद क्या था, ठीक ठाक जवाब देना आप। जनपद क्या था, वो जो पूछ रहा है उसका। महाजनपद क्या था, महाजनपद क्या था, वो भी एक क्षेत्र ही था, हमेशा ध्यान दो। नहीं समझ में आए तो जन भी ऋग्वैदिक काल में राजा जिस क्षेत्र पर अधिकार कब्जा करता था या अधिकार करता था, जिसकी उसकी भौगोलिक सीमा थी, वह जन था। यह भी जन संप्रभु था। उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ, यानी 2 जन मिल गए, कुरु और तुर्बस मिल करके दूसरा बनाए, ठीक है। और 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद हुआ। जब यहाँ 2 जन मिले तो बड़ा हुआ, और यहाँ 2 जनपद मिले तो इससे बड़ा हुआ। लेकिन ये भी राज्य था, ये भी राज्य था, ये भी राज्य ही है। वेटिकन सिटी भी देश है, और भारत भी देश है, और चीन भी देश है। वेटिकन सिटी की भी उतनी ही संप्रभुता है जितनी चीन की है। तो सब संप्रभु हैं, लेकिन यह एक कबीले के रूप में छोटे छोटे राज्य थे। यहाँ पर 2 कबीले मिल करके उससे बड़े राज्य हुए थे। यहाँ राजा के अधिकार में वृद्धि हो गई, वंशानुगत हो गया, उसकी भौगोलिक सीमाएं बढ़ गई, और यही 2 जनपद आए तो महाजनपद। तो समझाओ तो यार, वर्ड्स में क्यों जा रहे हो, समझा दो। ठीक है, ये भी संप्रभु था, इसके क्षेत्र में कोई, ये भी संप्रभु था, ये भी संप्रभु था। क्योंकि एडम स्मिथ ने जिस राज्य की परिभाषा दी है
उस राज्य के अंतर्गत कहा है कि 4 तत्वों का होना अनिवार्य है, वही राज्य या वही देश कहा जाएगा। क्षेत्र हो, जनसंख्या हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो और उसकी संप्रभुता हो। बिहार एक राज्य है परंतु वह देश नहीं है, क्योंकि उसकी संप्रभुता नहीं है। तो यह भी संप्रभु था, ये भी संप्रभु था। तो जवाब को एकदम सॉलिड तरीके से लेने की जरूरत है। कभी रसिया बहुत बड़ा हुआ करता था, 1990-91 में 14 देश उससे बन गए, फिर भी आज रसिया का क्षेत्रफल उतना ही सबसे विश्व में सबसे ज्यादा है। निकलने से उसे 14 देश तो निकल गए, क्या हो गया उसको? उसका क्षेत्रफल तो आज भी बड़ा है। तो क्या कर सकते हैं, रसिया देश नहीं है? है भाई, क्योंकि आज उसकी वही संप्रभुता जो यूक्रेन की है, जो बोल्बिया का है, जो उनका है, सबका वही है। क्योंकि निकलने के बाद वह उन्होंने क्या कर लिया, संप्रभु कर लिया। जबकि पहले क्या था, यूएसएसआर के अंतर्गत 15 राज्य होते थे ना, उसके बाद वो देश हो गए क्योंकि उनको संप्रभुता मिल गई। तो आपके समझाने का नजरिया क्या होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो 6 सेंचुरी बीसी में क्या हो गया, 6 सेंचुरी बीसी में 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पॉलिटिकली रूप से महाजनपद का उदय होता है, जो बड़े बड़े राज्य होते, जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के रूप में वर्णित है। सामाजिक रूप से जो वर्ण व्यवस्थाएं की जटिलताएं उत्तर वैदिक काल में थी, उसमें सरलीकरण हुआ और ब्राह्मण कमजोर हुए और क्षत्रिय सशक्त हुए। जिसमें शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कहा गया है कि ब्राह्मण से क्षत्रिय उच्च है, यानी और बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापक कौन हो गए, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो गए। आर्थिक रूप से द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई और धार्मिक रूप से बौद्ध, जैन और चीन में कन्फ्यूशियस धर्म का उदय हो गया, आजीवक संप्रदाय का उदय हुआ। तो आप चीजों को किस तरीके से कहते हैं, महाजनपद कुछ भी सर, महाजनपद भी एक राज्य ही था, जनपद भी एक राज्य ही था, एक छोटा था एक बड़ा था। भाई वेटिकन सिटी जैसा या बहुत सारे मुस्लिम कंट्री जैसा देश चाइना में तो कितने हो सकते हैं? यूएसएसआर से 14 निकले, फिर भी यूएसएसआर का क्षेत्रफल विश्व में सबसे ज्यादा है। तो निकलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके क्षेत्रफल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो 14 देश जिसका शासन व्यवस्था यूएसएसआर के द्वारा संचालित होता था, एक राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता था, वो 14 राष्ट्रपति अलग से बन गए ना, क्योंकि उनको संप्रभुता मिल गई, उनके अपनी संविधान हो गए, उनके अन्य देशों ने उसकी मान्यता दे दी। अन्य देश के राजदूत वहां चले गए, उस देश के राजदूत अलग देश में चले गए, यानी जो सिस्टम का हिस्सा है वह सारे देशों ने एडप्ट कर लिया। तो यहां भी वही सिस्टम का पार्ट था। बौद्ध धर्म की कुछ विशेषता बता दीजिए जो वर्तमान के लिए बहुत सार्थक हो और रोज ही वो हल्ला किया जाता हो। बौद्ध धर्म की एक विशेषता बता दीजिए। बौद्ध धर्म अहिंसा मूलक था और आज भी भारतीय राजनीति के द्वारा बार बार अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म की बात की जाती है। अभी हम पूछे थे, देख लो अभी कहाँ जा रहा है क्वेश्चन को, यार क्यों अनर्गल चीजों को ले जाकर के वहां जोड़ने, जो पूछे उतना ही जवाब दे के चुप हो जाओ ना। तो अपने को प्रूफ हमसे क्यों करना चाहता है यार? बार बार यही हम कह रहे हैं कि जो ये इंटरव्यू की क्लास है ना, अब तुम बोलता तो हम आधा घंटा तो सिंधु सभ्यता की प्रासंगिकता पर बोल लेते हैं, अब वो बोलने लगेंगे तो फिर ये तो क्लास हो जाएगा ना यार। उतना ही इंटरव्यू के क्लास में बोलो ना जितना कि सार्थक हो। तो सर बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी प्रासंगिकता की है कि वो सभी धर्मों के समन्वय और अहिंसा का प्रवर्तक था, अहिंसा को मानता था। और वर्तमान में अहिंसा परमो धर्म की सिद्धांत हमारे पास है, पंचशील के सिद्धांत है, उतना ही जोड़ लो ना। कहे अपने को आप बैल मुझे मार वाली कहानी कह रहे हो? नहीं नहीं कहेंगे ही तो जाओ कह लो, तुम्हारा फ्यूचर है भाई, हम क्या कर सकते हैं।
मतलब चीजों को एक सीमित दायरा में एक इंटरव्यू के आंसर के रूप में रखने की जरूरत नहीं है। हम इसे तकरार करके कि मतलब हम तो आपसे ज्यादा जानते हैं, तो हम जितना पूछे उतना बोल देंगे सर, ठीक है ना। बौद्ध धर्म सर मध्य मार्गी था, ये भी हो सकता है बौद्ध धर्म मध्य मार्गी था, और मध्य मार्ग हमेशा सार्थक दिशा के शोध होता है। ज्यादा आइडियोलॉजी आदर्शवाद और ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच क्या होता है, हमेशा खतरनाक हो जाता है। तो मध्यम मार्ग के द्वारा बौद्ध धर्म रहा तो ज्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय रहा। तो आप शब्द को करो ना, पूरे विश्व में फैला हुआ है क्योंकि मध्यम मार्गी था, ज्यादा आइडियोलॉजी को भी विश्वास नहीं करता था, ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच को भी नहीं माना, वो एक मध्यम मार्ग लेकर के किया, तो सभी धर्मों के लोग उससे जुड़े। वो धर्म को नहीं मानता था, जाति को नहीं मानता था। मध्यम मार्ग का मतलब ही होगा कि किसी चीज को नहीं मानना पड़ेगा। जैन धर्म की उत्पत्ति किस काल में दिखाई देती है? जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुआ था? क्या 100 BC में? हाँ, तो जैन धर्म की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई थी, क्योंकि ऋग्वेद नामक ग्रंथ में जैन धर्म के संस्थापक के रूप में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का नाम मिलता है। उसके 23वें तीर्थंकर का जन्म, पार्श्वनाथ का जन्म 850 BC में वाराणसी के राजघराने में हुआ था। यानी 850 BC के पहले और 1500 BC से के बीच 22 तीर्थंकर हो चुके थे, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मृत्यु के बाद जैन धर्म क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया था, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। जब 540 BC में कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो उन्होंने फिर से जैन धर्म को पुनः उत्थान किया। इसी कारण कहा जाता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, बल्कि रियल फाउंडर हैं, वास्तविक संस्थापक हैं, क्योंकि उन्होंने जो जैन धर्म का प्रचार किया, जैन धर्म को जो समाज के बीच स्थापित किए, और उन्हीं के कारण आज भी जैन धर्म की सार्थकता लोगों के बीच बनी हुई है। मगध का कोई शासक, मगध का कोई शासक जो जैन धर्म को मानता हो? कैसे कैसे आप साबित कर सकते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था? न जैन धर्म से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? हम तो नहीं जानते। क्योंकि जैन ग्रंथों से पता चलता है कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर चला गया, और वहीं जैन धर्म के रीति रिवाजों को मानते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। सर इससे जानते हैं, यही लाइनें लिखा हुआ है, ये लाइनें लिखा है ना, कोई सी किताब पढ़िएगा तो ये लाइन लिखा हुआ है। तो आपको साबित करने के लिए जो तथ्य है उसको बोल देना पड़ेगा, या सॉरी बोल देना पड़ेगा। मगध साम्राज्य पर विभिन्न वंशों ने शासन किया, थोड़ा वंश का नाम बता दीजिए। हर्यक वंश से लेख हर्यक वंश और मौर्य वंश के समय को थोड़ा बता दीजिए। मगध साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था। हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, उनके पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद उनके पुत्र उदयन,
और अंतिम शासक नागदशक। इस वंश को प्रीतिहंता वंश कहा जाता है, यानी सभी ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। इसके बाद शिशुनाग वंश है, उसके बाद नंद वंश है, और इसी नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश 322 बीसी से 185 बीसी तक रहा, और इसी वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और मौर्य वंश समाप्त हो गया और शुंग वंश की स्थापना हो गई। तो यानी 4 वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। प्रथम बौद्ध संगति शुरू करने का कारण क्या था? प्रथम बौद्ध संगति शुरू करने का कारण क्या था? बौद्ध धर्म के विभेद को रोकना, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, और उन्होंने संघ यानी समूह को ही उत्तराधिकारी सुनिश्चित कर दिया था। आज संघ जब तक नियम कानून नहीं बनाएगा तो बौद्ध धर्म संचालित नहीं होगा। तो बौद्ध धर्म के विभेद को रोकना और बौद्ध धर्म के संचालित करने के लिए नियम कानून को बनाने के लिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। यही कारण था ना? ठीक है। और इसी बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक ग्रंथों का संकलन किया गया। सूत पिटक ग्रंथ में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। जो भिक्षुक जहां पर उनके उपदेश सुने थे उसको लिख करके टोकरी में डाल दिए। आज सभी भिक्षुकों ने क्या कपड़ा पहनना चाहिए, किस तरीके से बौद्ध भिक्षु को रहना चाहिए, दूसरे टोकरी में डाल दिए। एक टोकरी से सूत पिटक यानी गौतम बुद्ध के आदर्श वाक्य को संकलित कर दिया गया, और दूसरे पिटक दूसरे टोकरी से उसके संविधान नियम बना दिए गए कि इस तरीके से बौद्ध संघ बौद्ध धर्म संचालित होगा। तो आपके जवाब बिल्कुल सरल होने चाहिए, उसमें उलझन नहीं होना चाहिए। सर, विभेद को रोकना और बौद्ध संघ को संचालित करने के लिए, बौद्ध धर्म को संचालित करने के लिए नियम कानून बनाना, यही कारण था। तभी तो सूत पिटक भाई, अब बौद्ध धर्म के आदर्श क्या होंगे जो गौतम बुद्ध ने कहा है, उसी पर अब हमें चलना है। और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी किस तरीके से रहेंगे, इसके लिए यही नियम है। ये दोनों बन गए। बौद्ध धर्म में 5 संगति का आयोजन किया गया। 5वें संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? गुड, शाबाश। जगह? कन्नौज। बौद्ध धर्म में 5 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। प्रथम राजगृह या गिरिब्रज में, जो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। दूसरा, उस समय अजात शत्रु शासक था। दूसरा, वैशाली में उस समय काला शिशुनाग वंश के कालाशोक थे। तीसरा, पाटलिपुत्र में उस समय मौर्य वंश के अशोक शासक थे। चौथा, प्रथम सदी में उस समय कनिष्क शासक था। पांचवा, हर्षवर्धन। जब बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया, हीनयान धर्म धीरे धीरे पतनमुखी हुआ, महायान धर्म लोकप्रिय हुआ, क्योंकि बदलते परिवेश में उसमें सुधार किया गया। तो जब कन्नौज का शासक हर्षवर्धन बना तो उसने प्रयागराज में 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किया और महायान धर्म के ग्रंथों को पुनः संकलित करने की कोशिश की। महायान धर्म है? नहीं लिखता, संकलित करने की कोशिश की, और इसकी अध्यक्षता
चीनी बौद्ध यात्री वेन सांग ने की थी। ठीक है ना, चीनी बौद्ध यात्री वेन सांग। आप लोग जीएस के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं ना, इसी वजह से नहीं। ठीक है ना। मौर्योत्तर काल में सिल्क रूट के विषय में कुछ बता सकते हैं? सिल्क रूट, सिल्क रूट की जरूरत क्यों पड़ी? रेशम मार्ग की जरूरत क्यों पड़ी? मौर्योत्तर काल में पढ़ना है। बार बार बोल रहे हैं ना कि सॉरी बोल जाओ, गलती मत विश्लेषण करने लगो। सॉरी बोल लेते तो अच्छा रहता। नहीं, गलते बोलेंगे सर, एकदम शपथ खाए कि बोलेंगे ही, चूंकि आता है मुझे। ठीक है ना। हमने पूछा सिल्क रूट की जरूरत क्यों पड़ी, तो व्यापार के माध्यम से होता होगा सर, जरूर होता होगा। फिर बोल रहे हैं कि गलत बोल रहा है, तो चुप रहो ना। चुप हो जाओगे तो कोनो दिक्कत है क्या? ना लड़ ही लेंगे बोर्ड से, तो जाओ लड़ लो, तुम्हारा अपना फ्यूचर है, हमें क्या जा रहा है। मौर्योत्तर काल में दो प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। एक पहला परिवर्तन होता है, कुछ देशी राजवंश स्थापित होते हैं, जिसमें शुंग वंश है, कण्व वंश है, चेदी वंश है, सतवाहन है, और कुछ विदेशी राजवंश भी भारत पर आक्रमण करने लगते हैं। उसमें हिंद यूनानी आते हैं, शक आते हैं, पहलव आते हैं, और कुषाण आते हैं। जो कुषाण वंश का शासन बैक्ट्रिया से लेकर के भारत तक था, और चीन में जिस सिल्क का उत्पादन होता था वह डायरेक्ट यूरोपीय देश में भेजना संभव नहीं था, क्योंकि कनिष्क कुषाण वंश के शासन होने के चलते व्यापारियों की सामान लूट ली जाती थी। इसके कारण चीन से पहले सामान भारत आता था, फिर दक्षिण भारत के तटों से कुषाण वंश के मोहर के बाद यह यूरोपीय देश जाता था। इसी को सिल्क रूट कहा गया। नहीं तो वहां से डायरेक्ट भी जा सकता था, लेकिन उससे क्या हो जाता है, बीच में कुषाण वंश का शासन था, और कुषाण वंश को यदि टैक्स नहीं मिलेगा तो वस्तुओं को जाने नहीं देगा। तो उसके लिए रूट को परिवर्तित करके जो भेजा गया, इसी को सिल्क रूट कहा गया। और यही कुषाण हिंद यूनानी है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखे, कुषाणों ने सबसे ज्यादा सिक्के चलाए। यही सतवाहनों के शासन काल में सामंतवाद की उत्पत्ति होती है। यही सतवाहनों के शासन काल में शीशे के सिक्के चलाए जाते हैं। यही सतवाहनों के शासन काल में अजंता एलोरा के गुफा चित्र की शुरुआत होती है, जो गुप्त काल से लेकर के राष्ट्रकूट तक जाते हैं, जो आज भी आप लोग पढ़ते हैं, अजंता के एलोरा के गुफा चित्र। इन चीजों को याद रखें। गुप्त काल को स्वर्णयुग कहना कितना सार्थक। वीडियो ही नहीं चलाए हैं, सब फोटो आता ही नहीं। गुप्त काल को स्वर्णयुग कहना कितना सार्थक है। बीपीएससी में पूछा है, जेपीएससी में भी पूछा है, दोनों जगह पूछा है। गुप्त काल को स्वर्णयुग कहना कितना सार्थक होगा? आप सिर्फ हमको एक रीजन बता दीजिए, दो तीन रीजन बताइए, मत कीजिए। बाय सब चीजें। गुप्त काल को सुनो, गुप्त काल को स्वर्णयुग कहना सर बिल्कुल सार्थक होगा, परंतु साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उसे स्वर्णयुग कहा जा सकता है, क्योंकि कालिदास के साहित्य, बराहमिहिर के साहित्य, आर्यभट्ट के साहित्य की वर्तमान प्रासंगिकता है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया, और प्रधानमंत्री महोदय अभी जाकर के एक परिषद का उद्घाटन किए। तो यानी इन क्षेत्रों की वर्तमान प्रासंगिकता है। छठ दर्शन की उत्पत्ति होती है, इसकी वर्तमान प्रासंगिकता है। इन क्षेत्रों में कहा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुप्तों की जो भौगोलिक सीमा थी वह मौर्यों से बड़ी नहीं थी।
यह सत्य है कि राज्य का एकीकरण किए, लेकिन सामंतवाद की उत्पत्ति एक उन पर दोष भी स्थापित हो गया। सामाजिक व्यवस्था भी पहले जैसी नहीं थी और आर्थिक व्यवस्था में सिक्कों में, सोने के सिक्के में मिलावट पाई गई है। तो आप ऐसे कह सकते हैं ना कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में नहीं कहा जा सकता, परंतु साहित्यिक, दर्शन, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था स्थापित है उसकी वर्तमान प्रासंगिकता है। और हमने 1975 में आर्यभट्ट के नाम पर ही प्रथम उपग्रह लॉन्च किए थे। पाई का आविष्कार उन्होंने किया था, जिसके उपयोग हम आज करते हैं। तो जिसकी प्रासंगिकता आपके जीवन में है तभी तो उसे कह सकते हैं कि अच्छा था, नहीं तो उसे अच्छा कैसे कहेंगे। ठीक है साहब, जब आप समझ आ गया, नहीं पॉलिटिकली रूप से कह देंगे, कैसे कह देंगे। उनके पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का साम्राज्य तो अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण भारत तक था, और इनका साम्राज्य तो दक्षिण भारत में 12 राजाओं को पराजित किए, तो स्वतंत्र रहने दिए। बाकी क्षेत्र तो उनसे कम था ना। तो उनकी चंद्रगुप्त यानी मौर्य साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं को भी टच नहीं कर पाए थे। तो आपका जवाब उस तरीके से होना चाहिए कि लगे कि हाँ, जब जिस चीज की प्रासंगिकता आपके लिए, आज आप इंटरव्यू के क्लास में क्यों आए, इसी वजह से नहीं कुछ बताया जाएगा तो कुछ समझ में आएगा कि इंटरव्यू में क्या आंसर होना चाहिए। क्यों उसको दो बार समझा दिए हम, या तुम पढ़ाओ मत, पढ़ो मत, खाली इंटरव्यू का जवाब देकर चुप हो जाओ। हाँ, तो कहने का मतलब वही तो बात कर रहे हैं कि एक मिनट, गुप्त काल के स्वर्ण युग कहना कितना सार्थक होगा। टेस्ट सीरीज में था, क्वेश्चन था, आपने 4 पेज में लिखे हैं और एक लाइन में इसका जवाब देना है, यह इंटरव्यू का जवाब होगा ना। तो जो निष्कर्ष में आपने लिखा वही निष्कर्ष का जवाब आपको देना है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में नहीं था, इस क्षेत्रों में था, क्योंकि इस क्षेत्र की वर्तमान प्रासंगिकता है। नालंदा विश्वविद्यालय को आज भी हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, उसके हमारे लिए वैल्यू है, और वैल्यूलेस व्यवस्था नहीं थी, वैल्यू वाली व्यवस्था थी। इसी वजह से इसका वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जजमानी व्यवस्था क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जजमानी व्यवस्था हम वर्धन वन से कुछ पूछे ही नहीं, आप थोड़ा सा देख लीजिए, हम आगे बढ़ गए। जजमानी यानी जजमानी यानी एक जज है, उनकी आदर करने की वजह से हम आपको वह जज कुछ आपको दे रहे हैं। यानी राजपूत काल में जजमानी व्यवस्था की शुरुआत हुई, और इस व्यवस्था के तहत जो कृषि प्रधान ग्रामीण कल्चर था, उस कल्चर से बहुत सारे लोग जुड़ गए। कृषि किसानों के हाथ में था, और उस कृषि पर अन्य लोग भी निर्भर हो गए। पंडित जी आपके यहाँ कथा कहने आएंगे, और आप उन्हें कुछ दे करके उनका भी भरण पोषण कर दीजिएगा, भरण पोषण कर दीजिएगा। गांव में ठाकुर महाराज आ गए, वो आपकी सेवा कर देंगे, उनके बदले में कुछ दे दीजिएगा। दूसरे लकड़ी के काम करने वाला व्यक्ति आ गए, और वो आपके हल बैल फाल का काम कर दिए, उनको आपने कुछ दे दिया। माने एक अर्थव्यवस्था से विभिन्न सारे लोग जुड़ गए, और वो अर्थव्यवस्था क्या हो गई? रूरल अर्थव्यवस्था के रूप में थी। उसी को जजमानी व्यवस्था कहते। 1 मिनट व्यवस्था, 10 मिनट, उसी को जजमानी व्यवस्था हम लोग कहते हैं। मतलब आर्थिक व्यवस्था केंद्र बिंदु एक, अर्थव्यवस्था को संचालित करने का केंद्र बिंदु एक, और उससे विभिन्न सारे लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन। आज आप नहीं देखते होंगे, लेकिन आज से अपने पिताजी से पूछिएगा तो इस पर बहुत सारे लोग निर्भर थे। आपके हल बैल के फाल जो होते थे उसको, या अथी काटने के लिए जो हंसिए होते थे, उसके अन्य चीजें होती थी, उसको कौन करता था? लोहा लोग उसका काम करते थे, और उसके बदले में आप उनको देते थे। आपके
हल बैल चलाने के लिए एक आदमी आपसे जुड़ा रहता था, उसको कुछ खेत देते थे जिसका उपज वो ले जाता था, साथ ही से रोज की मजदूरी देते थे। यानी संसाधन का केंद्र बिंदु एक, और उससे विभिन्न सारे लोग भी जुड़े। और वह क्योंकि राजपूत काल में सामंतवादी व्यवस्था के कारण विभिन्न सारे रीजनल शासक की उत्पत्ति हो गई, और रीजनल शासक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खुद ही सक्षम हो गया, क्योंकि एक सामंत से दूसरे सामंत के क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए विभिन्न टैक्स देने पड़ते थे। इसी कारण क्या होता था, वस्तुओं की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो यह व्यापार धीरे धीरे बाधित हो गया और रीजनल स्टेटस ज़्यादा स्वतंत्र हो गया। इसी के कारण देखते होंगे कि हर जगह पर बोली भाषा सब बदल जाती है भारत। यही का ये भी एक कारण है भक्ति आंदोलन के उदय का, कि विभिन्न सारे रीजनल सोसाइटी के निर्माण होने के कारण जो नेशनल सोसाइटी थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, और उस नेशनल सोसाइटी को फिर से नेशनल स्थिति प्रदान करने के लिए शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, और सभी दिशाओं से लोगों को जोड़ करके एक सेंट्रलाइज सोसाइटी के निर्माण करने की शुरुआत की थी। और भक्ति आंदोलन का उदय का सबसे प्रमुख कारण यही था। ठीक है, ठीक है, तो कल मिलते हैं। अब तो क्लास होगी, कल नहीं फिर हम ग्रुप में शेयर कर देंगे।